हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास देखा था। इस लेक्चर में हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चार थे द्वंद्व च आणि अशा अर्थाचा सुबंतशी होणार समास द्वंद्व होतो। मतलब इसमें इसमें कुछ नहीं है। जो च है, च मतलब क्या? च मतलब मराठी में हो जाएगा आनी। च मतलब मराठी में हो जाएगा आनी और हिंदी में हो जाएगा और। जैसे राम और श्याम, राम आणि श्याम। ठीक है, मराठी में राम आणि श्याम और हिंदी में राम और श्याम। वैसे हो जाएगा, चौका अर्थ ऐसे रहता है। और इसका सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, जैसे रामः च श्यामः च। इसमें रामः और श्यामः ये दोनों सुबंत है। रामः और श्यामः ये दोनों सुबंत है। सुबंत मतलब क्या? जिसमें सुप्रत्यय लगा हो। इसमें सूर्य सुप्रत्यय लगा है, इसमें भी सूर्य सुप्रत्यय लगा है। श्याम को सु लगा है और राम को भी सु लगा है और ये रामः और श्यामः हो गया है। ठीक है, तो इस इनके बीच में च लगता है। ठीक है, इसको हम चार थे दोनों कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम देखेंगे द्वंद्व घी। तो इसमें क्या रहता है? घी संज्ञा प्राप्त झालेल्या शब्दाच्या द्वंद्व समासामध्ये पूर्वपदी उपयोग होतो। मतलब क्या? अभी घी संज्ञा मतलब क्या? सबसे पहले देखेंगे घी संज्ञा मतलब क्या। घी संज्ञा मतलब ह्रस्व इकारांत व उकारांत शब्दांना ही घी हे संज्ञा होते। मतलब ह्रस्व इकारांत मतलब छोटी ई। ठीक है, छोटी ई और उकारांत मतलब छोटा ऊ। उकारांत मतलब छोटा ऊ। ठीक है, ह्रस्व ये मतलब ये और ह्रस्व ऊ मतलब ये। ठीक है, इनको घी संज्ञा प्राप्त होती है। इनको घी संज्ञा प्राप्त होती है और इन घी संज्ञा प्राप्त होने के बाद इनको समास में पूर्वपदी उसका उपयोग करना है। कहाँ पे उपयोग करना है? पूर्वपदी उपयोग करना है। ठीक है, जैसे हरिहरव। जैसे हरिहरव है, इसका कैसे होगा? हरह च हरि च। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखेंगे हम हरह, फिर च लिखेंगे, फिर हरि च। ठीक है, हरह च हरि च, ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। ठीक है, इसके बाद अलौकिक विग्रह कैसे होगा इसका? इधर हम सुप्रत्यय लगाएंगे। इधर जो विसर्ग है इसकी जगह हम लगा लेंगे सुप्रत्यय। तो हरहसु हरसु हरिसु। ठीक है, ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। और चार थे द्वंद्वों से यही सेम स्टेप रिपीट करके चार थे द्वंद्व लिख के हम बोल देंगे ये समास है। ठीक है, तो हर हरि सुप धातु प्रातिपदिकों से यहाँ से हमारा जो सुप्रत्यय है वो गायब हो गया। ठीक है, फिर रह गया हमारा हरिहर। ठीक है, और इसमें अभी लगाएंगे हम द्वंद्व घी। क्या लगाया हमने इधर? हमने लगाया इधर द्वंद्व घी। द्वंद्व घी मतलब क्या? जो रस्व ई और रस्व उ वाला होता है वो समास में पहले आता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा हरि था वो पहले आ गया, उसके बाद हमारा हर आ गया। ठीक है, तो हरि हर हो गया। उसके बाद हमने स्वज समूह से अव लगा लिया और हरि हरो हमारा समास हो गया। पर हमें इतने बड़े स्टेप्स हमें कुछ लिखने नहीं है पेपर में, क्योंकि हमारा पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये पहले का पैटर्न था। अभी हमें बस इतना याद रखना है कि हरि हरो ये द्वंद्व समास का है। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कि हरि हरो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद इसका लौकिक विग्रह हरह च हरि च है। ठीक है, हरह च हरि च, इतने दो पॉइंट बस आपको याद रखने हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख सकते हो, जैसे हम जो सूत्र पढ़ा रहे हैं उन सूत्रों को आपको याद रखना है कि द्वंद्व घी में जो घी संज्ञा जिसको प्राप्त होती है वो आगे लिखा जाता है और दूसरा वाला पीछे रहता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आगे कौन सा रहेगा और पीछे कौन सा रहेगा। ठीक है, तो द्वंद्व घी में जो ई संज्ञा और उ संज्ञा जिसको प्राप्त होती है वो आगे रहते हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा वाला उसके पीछे रहता है। तो ये आपको तीन चार पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको ये पूरा जो हमने छुड़ाया वो आपको छुड़ाना नहीं है। ठीक है, जब हमने बस एज ए एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सूत्र। तो नेक्स्ट सूत्र है हमारा अल्पाचत्रम। इसमें लिखा है क्या करना है हमें? तो इसमें क्या लिखा है? अल्प। अल्प मतलब कम। अल्प मतलब कम, लेस। ठीक है, तो ज्या शब्दात स्वर कमी आहे तो पूर्वपदी हो जावा। मतलब जिस शब्द में समझो दो शब्द है, एक हमारे ये शब्द है और हमारे ये शब्द है, तो किस में कम शब्द है? ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल हम जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे एग्जांपल इसका। तो जिसमें स्वर कम रहते हैं, जिसमें स्वर कम रहते हैं वो पूर्वपदी हो जाओ। मतलब वो पहले लिखना है। क्या पहले लिखना है? जिसमें स्वर कम रहेंगे, जिसमें स्वर कम रहेंगे उसको हमें पहले लिखना है, और जिसमें स्वर ज्यादा रहेंगे वो हमें बाद में लिखना है। ठीक है, तो जैसे शिव केशव, जैसे शिव केशव, केशव च शिव च, ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह। बराबर है, और इसका केशवसु शिवसु हो जाएगा हमारा अलौकिक विग्रह। चार से द्वंद्व से हो जाएगा केशवसु शिवसु, हमारा समास हो जाएगा प्रूफ। उसके बाद सुपो धातु प्रत्यय से
केशव शिव हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम लगाएंगे अल्पाचातरम। अल्पाचातरम से क्या होता, जो हमारा जिस शब्द में हमारा जिस शब्द में हमारे स्वर कम होते हैं, जिस शब्द में हमारे स्वर कम होते हैं उनको आगे लेते हैं। जो इसमें स्वर कम है, इसमें कौन कौन से है, बस हमारी ई है, उसके बाद हमारा अ है। इसमें कौन से है, इसमें ए है, अ है, मतलब इसमें 3 स्वर है, इसमें 2 स्वर है। तो जिसमें कम स्वर रहेंगे उसको आगे लेंगे, इसलिए हमने शिव को आगे लिया और केशव को पीछे लिया। इसमें हमारा इधर लग गया अल्पाचातरम। ओके, और फिर वही जो समोट से हमने सुप्रत्यय लगा इधर, और शिव केशव प्लस अ शिव केशव हो गया। ठीक है, यही था अल्पाचातरम। अल्पाचातरम में क्या देखा हमने कि जिसमें कम स्वर रहते हैं, जिसमें कम स्वर रहते हैं वो हमें आगे लिखना पड़ता है, वो पूर्वपदी हो जावा। और जिसमें ज्यादा स्वर रहते हैं वो हमें पीछे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यही इसमें पॉइंट रखना है कि शिव केशव का लौकिक विग्रह कैसे होगा। उसका लौकिक विग्रह केशव शिव होगा, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और अल्पाचातरम में क्या होगा, जो अल्प वाला स्वर है वो आगे लिखते हैं। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो अजाद्य दंतम, अजाद्य दंतम, इसमें क्या रहेगा, पद स्वराने शुरू होना असेल, मतलब जो पद है हमारा वो स्वर से शुरू होगा। स्वर मतलब कौन से, अच्छो, अच्छो को हम स्वर कहते हैं, आपने अभी तक पढ़ा होगा। अच्छा मतलब क्या, अयुना रुलुक ए होगा अयुच, ये हो गया हमारे अच्छ, ये सब क्या है, हमारे स्वर है। अगर ये स्वर शब्द के पूर्व आते होंगे, मतलब इनसे शब्द शुरू होता होगा, इनसे शब्द हमारा शुरू होता होगा। ठीक है, स्वरों से हमारा शब्द शुरू होता होगा। जैसे यहाँ पे है ईशः, यहाँ पे लिखा है ईशः, जैसे इसमें ई, ये हमारा स्वर है, इससे ईशः ये शब्द बन रहा है, और ईशः ये शब्द स्टार्ट हो रहा है ई से। तो पद स्वराने सुरू होणारे शब्द, मतलब जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ईश असून त्या शेवटी अ येत असेल, त्या शेवटी अ येत असेल, मतलब जैसे हमारे हमने ईश शब्द लिया, तो ईश जो ये स्वर से स्टार्ट हो गया, उसके बाद श आ गया, और श मतलब क्या होता है, श मतलब होता है हमारा आधा श प्लस अ। तो क्या लिखा है उधर, पद स्वराने शुरू होना है ऐसे, मतलब ई, और उसके एंड में अ आता होगा, जैसे हमारा अ आ गया। तो ऐसे पद द्वंद्व समास में पूर्व पदी हो जाए, मतलब हमको ये जो स्वर है वो पहले लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल ईश कृष्ण, इसका हो जाएगा लौकिक विग्रह ईश कृष्ण च ईश च, उसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा कृष्ण असु ईश असु। ठीक है, और 4 से द्वंद्व से समास हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कृष्ण ईश, अभी कृष्ण ईश से हमने सुप्रत्यय गायब कर दिया, सुपो धातु प्रतिपद से। अभी लगाएंगे हम अजाद्य दंतम। अजाद्य दंतम में क्या होता है बोला मैंने, जिसमें जो स्वर से शुरू होता है और अकारांत होता है, वो अकारांत है वो आगे जाएगा। तो ईश हमारा आगे चला गया और कृष्ण हमारा पीछे चला गया, ये हो गया हमारा अजाद्य दंतम, ये हो गया हमारा अजाद्य दंतम। उसके बाद सोच समझ से हमने अव लगा लिया और हमारा ये हो गया समास। इसमें भी आपको याद रखना है अजाद्य दंत में क्या होता है, और अल्पाक्षर देखा हमने इससे पहले, उसमें क्या होता है। तो आपको ये सब आपको बताना चाहिए कि इसमें क्या होता है। ओके, तो आपको इतना सारा मैं फिर से बोलूंगा कि आपको ये जो हमने स्टेप्स छुड़ाई है आपको छुड़ाना नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है पूरा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है द्वंद्व समास का लास्ट सूत्र जो है पिता माता, जो है पिता मात्रा। ओके, तो इसमें क्या होता है, माता शब्द माता शब्द बरोबर, मतलब माता शब्द के साथ पिता शब्द उच्चार आता है, मतलब माता शब्द के साथ अगर पिता शब्द आता होगा, माता शब्द के साथ अगर पिता शब्द आता होगा, तो समास होते वक्त माता शब्द का विकल्पान्य लोप होतो और वो पिता शब्द शिल्लक रहा। तो मतलब क्या, माता और माता और पिता का जब समास होता है तब जो माता है उसका लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। ठीक है, और बस पिता रहता है। जैसे क्या है, माता च पिता च। ओके, मतलब पितरव का लौकिक विग्रह क्या आएगा, माता च पिता च। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि पितरव का लौकिक विग्रह क्या आता है। तो माता च पिता च, मातृसु पितृसु ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। आपको पता है हमने ये कैसे किया है। ठीक है, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे ये कैसे आता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसका मूल शब्द लिखते हैं, यहाँ पे हम इसका मूल शब्द लिखते हैं और उसके साथ हम अलौकिक विग्रह में सुप्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो मातृसु पितृसु ये 4 था दोनों समास हो गया। मातृ पितृ हो गया, सुपो धातु प्रतीक की वजह से सुप्रत्यय हमने गायब कर दिया। उसके बाद हाँ, तो हम अभी इधर लगेंगे पिता मात्रा, अभी लगेंगे इधर पिता मात्रा। पिता मात्रा मतलब क्या, पिता मात्रा सूत्र में दिया है कि माता शब्द के साथ अगर पिता शब्द आ गया तो माता शब्द का हमें लोप करना है। इसलिए यहाँ पे मातृ पितृ जो शब्द था हमारा, जो हमारा मातृ पितृ ये समास शब्द था, इसमें से जो हमारा मातृ पद था वो गायब हो गया और बस बचा पितृ। जो हो गया हमारा पितृ, पितृ को हमने अ लगा लिया स्वोत समोट से, और पितर प्लस अ हो गया हमारा पितृ। पर आपको छुड़ाना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि पितरव का पितरव ये हमारा सामासिक शब्द है, और इसका
लौकिक विग्रह माताच पिताच आता है, ठीक है, और पिता मात्रा इस सूत्र के द्वारा हमने मातृ शब्द का लोप किया है और बस पितृ रहता है इसमें। ठीक है, आपको ये दो चार पॉइंट याद रखने हैं, इससे कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी हम बहुव्रीहि समास देखेंगे। तो बहुव्रीहि समास में हमें सूत्र पढ़ना है अनेकमन्य पदार्थे। अनेकमन्य पदार्थे, तो इसका क्या मीनिंग है? समान अधिकरण। समान अधिकरण मतलब जो सेम विभक्ती में रहते हैं वो समान अधिकरण असलेल्या अनेक सुबंताच्या मतलब सुप्रत्यय लागलेल्या आहे मतलब सुप्रत्यय लागलेल्या पदार्थ मतलब जिनको सुप्रत्यय लगा है उनको सुबंत कहते हैं। ठीक है, तो समान अधिकरण सारख्या विभक्तीत असलेल्या अनेक सुबंताच्या प्रथमा विभक्ती सोडून अन्य पदाच्या अर्थामध्ये असलेल्या सुबंताबरोबर समास होतो, त्याला बहुव्रीहि समास ऐसा म्हणतात। मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है? मतलब समान अधिकरण मतलब जो सेम विभक्ति में, जैसे इसमें दिया है प्राप्तम उदकम, ये दोनों सेम विभक्ति में है। ठीक है, असलेल्या अनेक सुबंताच्या मतलब इनको बोला है सुबंताच्या प्रथम विभक्ती सोडून अन्य पदाच्या अर्थामध्ये असलेल्या सुबंतावर समास होतो। मतलब ये समास हो रहा है इसके साथ, ये समास हो रहा है यम के साथ। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे? समान अधिकरणात। समान अधिकरणात मतलब जो हमारे दो स्टार्टिंग के वर्ड है वो प्राप्त उदकम सारख्या विभक्ती असलेली अनेक सुबंते अन्य पदाचा बोध करण्याकरिता, अन्य पद का बोध करने के लिए, अन्य पद कौन सा है यहाँ पे? हमारा अन्य पद यहाँ पे यम है। अन्य पद का बोध करने के लिए समास होता है, मतलब वो पास में आता है। ठीक है, उनका समास होता है। मात्र है अन्य पद, मात्र है अन्य पद मतलब कौन सा? यम। यम हमारे यहाँ पे अन्य पद है। प्रथमा विभक्ति छोड़ो मतलब ये प्रथमा विभक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा यम है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। किसका? यत यद पुल्लिंगी शब्द का। ठीक है, इतर विभक्ती असाव्यास हवे त्याला बहुव्रीहि समास मतलब क्या है इसका? हम ओवरऑल मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि समान अधिकरण में जो शब्द रहेंगे, जैसे यहाँ पे प्राप्तम और उदकम। प्राप्तम उदकम ये हमारे समान अधिकरण शब्द है। प्राप्तम उदकम हमारे समान अधिकरण शब्द है, मतलब इन दोनों की विभक्ति सेम है इसलिए इनको समान अधिकरण कहा है। उनके साथ कोई अन्य पद, इनके साथ कोई अन्य पद आ जाएगा, इनके साथ कोई अन्य पद आ जाएगा। अन्य पद कौन सा है यहाँ पे? अन्य पद यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है यम आ गया है। ठीक है, अन्य पद यहाँ पे जम आ गया है, तो अन्य पद आ जाएगा और उससे उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसका ओवरऑल ऐसा बताने का मीनिंग है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जब प्राप्तम उदकम यम। ठीक है, अभी आपको इसके लिए टेबल आना चाहिए। जैसे यम मतलब क्या, ये न मतलब क्या, यस्मी मतलब क्या, यस्या मतलब क्या, यस्य मतलब क्या, यस्मी मतलब क्या, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी। तो वही टेबल आपको याद रखना है कि यह यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम ये ही तृतीया, यस्मी याभ्याम येभ्य चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्य पंचमी, यस्य यो यशु षष्ठी, यस्मी यो यशु सप्तमी। अब इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, और अभी और एक बार इसका मीनिंग देखेंगे हम। जैसे 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 यह यौ ये, यह मतलब जिसने। ठीक है, यम मतलब जिसको, ये न मतलब जिससे, यस्मे मतलब जिसके, जिसके लिए। ठीक है, यस्मे मतलब जिसके लिए, यस्य मतलब, यस्य मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस्य मतलब हो जाएगा जिससे। ठीक है, यस्य मतलब हो जाएगा जिससे। पंचमी के लिए हम क्या बोला था? पंचमी का हमने बोला था पंचमी के लिए हमने बोला था जिससे अलग होने से, जिससे हमको अलग होना है उससे। तो हमने देखा था कारक में कि पंचमी में अलग होने की क्रिया होती है, तो जिससे अलग होना उसको हम पंचमी लेते हैं। तो जिससे हो जाएगा पंचमी का। षष्ठी के लिए जिसका। ठीक है, पंचमी का अर्थ हो जाएगा षष्ठी का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका। पंचमी का अर्थ हमारा जिससे हो गया, षष्ठी का अर्थ हो जाएगा हमारा जिसका, और सप्तमी का अर्थ हो जाएगा हमारा जिसमें। ठीक है, सप्तमी का अर्थ हो जाएगा हमारा जिसमें। तो जैसे हमारे पुल्लिंग शब्द का मैंने अर्थ बताया, जिसको जो आपने जो आपने अभी लिख लिए होंगे, जैसे हमने पुल्लिंग शब्द के अर्थ बताए, वैसे ही सेम नपुंसक लिंगी और स्त्रीलिंगी के भी सेम अर्थ है, इनके भी सेम अर्थ है। ठीक है, तो आपको ये सब नोट करना है और ये हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सामासिक शब्द और उनके जो लौकिक विग्रह है जो मैं आगे बताऊंगा वो आपको डायरेक्ट रट लेने हैं। ठीक है, उनके मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, और आपको सबसे पहले जो हमने इस स्लाइड पे रखा है हमने, वो सभी आपको लर्न कर रहे हैं। ये सभी आपको 1 2 3 4 5 6, 6 आपको 6 के 6 लर्न आने चाहिए, इसमें आपका पेपर निकलेगा, इसमें से आपको एग्जाम्पल आएंगे और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। तो यही है।
तो हमने जैसे बहुब्री समास, इन्होंने कैसे बताया डेफिनेशन बहुब्री समास की? बहुब्री समास की डेफिनेशन तो ऐसे है कि दो पदों का, एक्चुअल डेफिनेशन तो ऐसे है कि दो पदों का जो अर्थ रहता है उनको प्रधानता ना देते किसी और अर्थों को प्रधानता दी जाती है, उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। जैसे लंबो उदर, मतलब जिसका लंबा उदर है वो गणेश, तो गणेश, ये गणेश अलग हो गया और लंबा उदर ये अलग हो गया। और इसमें ना लंब को प्रधानता दी है, ना उदर को प्रधानता दी है गणेश को, तो उसे हम कहते हैं बहुब्री समास। पर जो डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पे देखी, जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी, तो इसमें क्या लिखा है कि दो जो समानाधिकरण जो शब्द रहेंगे, दो समानाधिकरण शब्द रहेंगे, ठीक है, उसके साथ जो अन्य पद आएगा, उसका जो अन्य पद आएगा, तो उस तो तो उसी को हम, जब ये साथ में आएंगे तभी उसको हम बहुब्री समास कहेंगे, ठीक है। तो उसके आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जांपल लर्न करने मैं आपको बताऊंगा। जैसे जिस समानाधिकरण जैसे होता है वैसे व्याधिकरण भी होता है। व्याधिकरण मतलब क्या? व्याधिकरण मतलब जो जो स्टार्टिंग के जो मैंने ये बताया, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कि प्राप्त उदकम, ये दोनों सेम विभक्ति में थे, ये दोनों प्रथम विभक्ति में थे। तो अभी जैसे व्याधिकरण मतलब क्या? व्याधिकरण मतलब ये जो शब्द रहेंगे वो अलग अलग विभक्ति में रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, कंठे काला, कंठे काला, कंठ में काला अथवा नील वर्ण है जिसका, वो, ठीक है, मतलब शंकर जी नीलकंठ पंडित, ठीक है। तो इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? कंठे काला का लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? कंठे कालो यस्य सह, कंठे कालो यस्य सह, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि कंठे काल ये बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, और कंठे काल और कंठे कालो यस्य सह हो जाएगा लौकिक विग्रह, ठीक है। और उसके बाद हम समानाधिकरण बहुब्री देखिए, जैसे हमने पिछले साइड में देखा वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे प्राप्तोदक, प्राप्तोदक का मतलब क्या? प्राप्त हो गया है जल जिस ग्राम को, प्राप्तोदक का मतलब प्राप्त, प्राप्त मतलब प्राप्त होना, और उदक का मतलब पानी। तो प्राप्त हो गया है जल, प्राप्त हो गया है जल जिस ग्राम को, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। तो इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह होगा इसका प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम यम। अब यम हमने कहा से लिया? अपने जो टेबल देखा हमने, जो हमने ये टेबल देखे और इसके हमने जो मीनिंग देखे, तो वही मीनिंग के साथ हमने यहाँ पे इसको पुट किया है, ठीक है। हमने इसको मीनिंग ऑलरेडी बता दिए, वो आपको लिखना है और वही आपको मीनिंग यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करने खुद से, ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका कैसे होगा ये। कंठे काल का हमने बताया कि कंठे काल व्याधिकरण बहुब्री, व्याधिकरण मतलब इनका जो हमने स्टार्टिंग के जो हमने पद देखे थे, स्टार्टिंग में हमने जो पद देखे थे, तो उन पदों की विभक्ति अलग थी, उसे हम व्याधिकरण बहुब्री देखेंगे, तो व्याधिकरण बहुब्री कहेंगे। और समानाधिकरण में जो ये स्टार्टिंग के जो पद रहेंगे, जैसे प्राप्तोदक, ये दोनों प्रथम विभक्ति में, दोनों सेम विभक्ति में रहेंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उढ़ रथ, उढ़ रथ, जिसने रथ खींचा है वह पुरुष, जिसने रथ खींचा है वह पुरुष। उढ़ रथ ये न सा, उढ़ रथ ये न सा मतलब जिसने रथ खींचा है वो, ठीक है। ये मतलब जिसने, रथ, उड़ा मतलब खींचा है वो, सह मतलब वो, ठीक है। ये मतलब जिसने, रथ, उड़ा मतलब खींचा है वो, तो ये हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह, उड़ा रथ ये न सह। तो आपको ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि कंठे काल बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, प्राप्तोदक बहुब्री समास का है, और इसका प्राप्तोदक का सामासिक लौकिक विग्रह इसका प्राप्त उदकम आता है। और वैसे ही उड़रथ का, उड़रथ ये न सह, आपको ये लर्न होना चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि उड़रथ ये किसका एग्जाम्पल है? ये बहुब्री समास का एग्जाम्पल है। उड़रथ का लौकिक विग्रह लिखिए, उड़रथ का लौकिक विग्रह उड़रथ ये न सह है। आपको इतना ही पूछने वाले, इससे ज्यादा वो कुछ पूछने वाले हैं नहीं। आपको सबसे पहले कंठे काल याद करना है, कंठे काल मतलब कंठे कालो यस्य सह। उसके बाद आपको ये है हमारा व्याधिकरण बहुब्री है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया कि व्याधिकरण बहुब्री है समानाधिकरण बहुब्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्याधिकरण बहुब्री है, ठीक है। अभी हम इसके बाद पूरे समानाधिकरण बहुब्री के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे प्राप्तोदक, प्राप्त उदकम यम, उड़रथ, उड़ उड़ह रथ ये न सह, उपरुत पशु, जिसको पशु भेंट चढ़ा गया है वह, उपरुत पशु यस्य, उपरुत पशु यस्मै, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल इसके, ये भी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लर्न करने। जैसे पीताम्बर, जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके वह, पीले वस्त्र है जिसके वह मतलब विष्णु, पीले वस्त्र है जिसके वह। जैसे ये आपको एग्जाम्पल बहुत आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र है जिसका वो विष्णु, तो इसमें वही दिया है। बहुवीर समास में क्या बोला है कि जो नया जो सामासिक पद बनता है उसका मीनिंग अलग, और जो शब्द पास में आते हैं और जो समास में भाग लेते हैं उनका मीनिंग अलग रहता है, तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है, उसी को हम बहुब्री समास कहते हैं। तो पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र है जिसका वह, मतलब
पीतरम अंबरम अस्ति यस्य स, जिसका अंबर पीत है वो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि पीताम्बर का पीतम अंबरम यस्य स होता है, लौकिक विग्रह। उसके बाद उद्ध उद्ध तोदना, निकाल लिया गया है भाज्य जिससे। ठीक है, निकाल लिया गया है भाज्य जिससे मतलब उद्धत ओदन यस्यः, उद्धत योधन यस्यः। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसी एसिड याद करना है। जैसे वीर पुरुष प्रपर्ण अपुत्र, अपुत्र मतलब जिसका पुत्र नहीं है वह पुत्रहीन पुरुष, मतलब अविद्यमान पुत्रो यस्य सः, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, वैसे आपको पूरे ही याद करनी है, जो दे है ना आपको पूरे एसिड याद करना है। ठीक है, चित्रगु, चितकबरी गायों वाला व्यक्ति, चित्र गाव यस्य, ये आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, ये सभी जो एग्जाम्पल है आपको एज इट इज याद करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो 10 एग्जाम्पल है, जो 8 एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। दीर्घस्कतः, दीर्घस्कतः, दीर्घ पूर्व वाला पुरुष, दीर्घ पूर्व वाला पुरुष, दीर्घे सक्थिनी स्त यस्यः, दीर्घ जिसके उरु दीर्घ है वो पुरुष, दीर्घे सक्थिनी स्त यस्यः, दीर्घे सक्थिनी स्त यस्यः। आपको एज इट इज याद करना है कि दीर्घ स्त, जब मैं बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल, इसका समासिक पद दीर्घ सक्थिनी स्त यस्य आता है। स्त्री प्रमाण, स्त्री जिसके लिए प्रमाण हो वह पुरुष, स्त्री प्रमाणी यस्य सह, ये भी आपको एज इट इज याद करना है। वैसे ही कल्याणी पंचमा, रूपवत भार्य, अपुत्र, चित्रगु, प्रपर्ण, वीर पुरुष, आपको एज इट याद करना है। जैसे वीर पुरुष का ऐसा हो जाएगा, वीर पुरुष है जिस ग्राम में, वीर पुरुष है जिस ग्राम में, वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन्, वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन्, आपको एज इट इज याद करना है। वीर पुरुष का लौकिक विग्रह है वीरः, वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन्। प्रपर्ण का मतलब क्या है, जिसके पत्ते अच्छे तरह झड़ चुके हैं, प्रपर्ण, जिसके पत्ते अच्छी तरह से झड़ चुके हैं। प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् मतलब प्रपतितानि मतलब जिसके, पर्णानि मतलब पत्ते, और यस्मात् मतलब जिसके। प्रपतितानि मतलब अच्छी तरह से झड़ चुके हैं, प्रपतितानि मतलब अच्छी तरह से झड़ चुके हैं, पर्णानि मतलब पर्ण, और यस्मात् मतलब जिसके। तो ये आपको एज इट इज सबका अर्थ नहीं, अगर आपको लर्न हो रहा होगा अर्थ, अगर आपको इसका अर्थ लर्न हो रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको अर्थ लर्न नहीं हो रहा तो आपको इसके डायरेक्ट लौकिक विग्रह याद करना है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आने वाले, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, यही हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इनके बाहर क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको एज इट इज याद करना है। तो हमने द्वंद्व समास लेक्चर देख लिया, द्वंद्व समास में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लिया हमने, और बहुव्रीहि समास में आपको एज इट इज, बहुव्रीहि समास में आपको एज इट इज याद करना है कि ये हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। और जो हमने द्वंद्व समास में देखा उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल हमारे द्वंद्व समास में है। जैसे हमने राम श्यामो, राम श्यामो, रामः च श्यामः च, राम श्यामो। ठीक है, शिव कृष्णौ, कृष्ण च शिवः च। तो इस प्रकार के द्वंद्व में आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो हमने एग्जाम्पल लिए है इस लेक्चर में, आपको एज इट इज रट्टा मारना है पूरे के पूरे। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको फिर से पढ़ के जाना है, तभी आपको ये सब याद आएगा कि ये एग्जाम्पल किस समास में आते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है, जिस लिस्ट में आपको लिखना है कि अविभव समास में हमने ये एग्जाम्पल याद किए थे, तत्पुरुष समास में हमने, द्वितीय तत्पुरुष में हमने ये किया था, तृतीय तत्पुरुष में हमने ये किया था। आपको एक तो नीचे लिखना है, द्वंद्व में भी आपको यही करना है, और आपको बहुव्रीहि में भी यही करना है। तो आपके 4 से 5 पेजेस का पे नोट्स बन जाएंगे। आपको उससे वही आपको रिवीजन यूटी के पहले मारना है। ठीक है, तो ये था हमारा समास का फुल लेक्चर। थैंक यू सो मच।